A very good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter and a very important chapter that is hypothesis. So, let's come to the point. हाइपोथेसिस क्या है? अब सबसे पहले तो ये समझिए हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस मीन्स एन एजम्पशन। हम क्या होता है, जब हम रिसर्च करते हैं ना कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलते होते हैं, तो उस एजम्पशन को हम क्या बोलते हैं? एजम्पशंस। एजम्पशन मतलब जनरली आप क्या करते थे जब मैथमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन करते थे, तो कभी ना कुछ ना कुछ मानकर चलते थे। लेट एक्स इज इक्वल टू दिस और दैट, फिर उसे आप प्रूव या डिसअप्रूव कर कर दिखाते थे, है ना। तो सिमिलरली यहाँ हाइपोथेसिस भी क्या है? एक एजम्पशन है जिसे आपने क्या करना है? आइदर प्रूव या फिर डिसअप्रूव। मतलब आप कुछ एजम्पशन मानकर चलोगे, फिर उसके ऊपर रिसर्च करोगे, वो या तो आपकी एजम्पशन सही निकलेगी या फिर गलत निकलेगी। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या हो गया? हाइपोथेसिस एक एजम्पशन है जिसे आपने क्या करना है? प्रूव करना है या फिर डिसअप्रूव करना है। अब मैं ये बोलूं कि हाइपोथेसिस रिसर्च क्या होता है। हाइपोथेसिस रिसर्च ये एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट हो जाएगी जो कि टेस्ट की जा सके। टेस्ट क्यों? क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में हमने टेस्ट लगा लगा कर तो देखनी है। हाइपोथेसिस रिसर्च एक ऐसी प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट होगी जिसे आप क्या कर सको? टेस्ट कर सको, कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज करके, that relates an independent variable to some dependent variable। जनरली हमारे पास रिसर्च के अंदर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ा, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? प्रॉफिट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? सेल। तो यहाँ पर दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। तो हाइपोथेसिस क्या हो गया? एक एजम्पशन हम मानकर चल रहे हैं, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है जिसे हम क्या कर सके, बाद में कोई ना कोई अपने स्टैटिस्टिकल रिजल्ट लगाकर उसे टेस्ट कर सकें। क्लियर है मैं क्या बोल रही हूँ? रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड by specific method that relate an independent variable to some dependent variable। इतना क्लियर? हाइपोथेसिस क्या हुआ? एक एजम्पशन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ हाइपोथेसिस रिसर्च। अब फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहले जो भी आप स्टेटमेंट बनाएं, मतलब जो भी आप एजम्पशन लेकर चले, वो क्लियर होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि आपने एग्जैक्टली माना क्या है, और प्रिसाइज जितना हो सके छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए कि जिसे आप इजीली, जिसके ऊपर आप टेस्ट लगा सको। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। बस वही फर्स्ट से रिलेटेड है कि प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट है, आपने कंसाइसली उसे लिया है, तो आप ऐसा हो कि जिसके ऊपर आप अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट, स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। सारे का सारा मीनिंग में से निकल कर आ रहा है कि ये जो हाइपोथेसिस है हमारा, ऐसा होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करे। शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक। मतलब ये इतना वाइड ना हो कि खुद ही समझना है कि आप एजम्पशन को लेकर खुद ही उलझ जाओ। ये एक तो स्पेसिफिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और इसका स्कोप भी लिमिटेड ही होना चाहिए। हाइपोथेसिस मस्ट बी सिंपल इन टर्म। सिंपल इजी होना चाहिए। कंसिस्टेंट विद मोस्ट नॉन फैक्ट्स। ये क्या है? जो भी हम फैक्ट्स लेकर चल रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? मैच करता होना चाहिए। शुड बी टेस्टेड विद इन अ रिजनेबल टाइम। जो हमने अपना टाइम का दायरा बनाया, जैसा कि हमने बात करी रिसर्च प्रपोजल के अंदर, हम प्रॉपर एक क्या बना लेते हैं? टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमारे रिसर्च का कौन सा पार्ट कितने दिन में ख़त्म होगा। तो वही हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी हमने कुछ टाइम रखा होता है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान ही हमारा जो हाइपोथेसिस है वो टेस्ट हो जाना चाहिए। क्लियर? बहुत इजी पॉइंट्स है, अच्छे से याद कर लेना। अब आगे बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस। मैंने आपको हाइपोथेसिस के बारे में क्या बताया? एजम्पशन। एजम्पशन जिसे बाद में हमने स्टैटिस्टिकल मेथड लगाकर टेस्ट करना है। अब हाइपोथेसिस हमारा दो तरह का होता है। एक होता है हमारा नल हाइपोथेसिस, और दूसरा होता है हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम एच नोट से डिनोट करते हैं। देखो एच के पैर में जीरो है, तो हमने नल हाइपोथेसिस को किससे डिनोट किया? एच नोट। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं एच ए। एच के पैर में क्या है? ए है।
नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक एग्जांपल के जरिए समझिए। देखिए, हम मान लो कि एक एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि हम दो मेथड यूज कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है। हम मानकर चल रहे हैं कि ए मेथड उतना अच्छा है जितना बी है, मतलब ए इज इक्वल टू बी, दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने एजम्पशन क्या ली, ए इज इक्वल टू बी, तो नल हाइपोथेसिस हो गया ए बी के इक्वल। नल जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है ना, वो नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होता है। हमने नल हाइपोथेसिस माना कि ए मेथड इज एज गुड एज बी, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, आइदर ए इज बेटर देन बी और बी इज बेटर देन ए। मतलब नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होगा, या तो ए से अच्छा होगा बी मेथड, या फिर बी से अच्छा होगा ए मेथड। ये यहाँ पर चेंज कर लेना, ये नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस में हमने क्या अजम्पशन मानकर चल रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि हम मानकर चल रहे हैं हम दो मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड ए एंड मेथड बी। अगर हमने एज्यूम किया कि ए मेथड उतना ही अच्छा तरीके से काम करेगा जितना मेथड बी, तो वो हो जाएगा हमारा नल हाइपोथेसिस। अगर हम ये मानकर चले कि ए मेथड बेटर है बी से, तो वो कौन सा हो गया, उसका अपोजिट हो गया ना नल का, तो वो हो गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस। या फिर हम मानकर चले बी मेथड इज ग्रेटर देन ए, तो वो भी हमारा क्या हुआ, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट हाइपोथेसिस का ही, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली हम 5% या 1% लेकर चलते हैं। पहले मैं मीनिंग समझाऊंगी आपको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखिए, मान लो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम मानकर चल रहे हैं कि प्रोडक्शन का 5% तो हमारा डिफेक्टिव निकलेगा निकलेगा, मतलब रिजेक्शन के चांसेस कितने हो गए, 5%। कहीं कहीं पर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेकर चलते हैं, कहीं कहीं पर 1%, जनरली दो ही रेट लेकर चलते हैं, या तो 5% का या 1% का। मतलब जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमारे रिसर्च के रोंग होने के इतने परसेंट चांसेस हो सकते हैं, जो मानकर चला, जैसे हम नल हाइपोथेसिस लेकर चल रहे हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस रोंग हो, उसके 5% चांसेस है या फिर 1%, तो वो वही हमारा क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या शो कर रहे हैं, इज दैट रिसर्चर इज विलिंग टू टेक एज मच एज 5% रिस्क। मतलब गड़बड़ होने के चांसेस कितने हैं, 5%। मतलब जो नल हाइपोथेसिस, जो एजम्पशन मानकर चल रहे थे, उस एजम्पशन के गलत होने के चांसेस हमारे कितने हैं, 5%, एंड इट इज टू बी ट्रू। मतलब जब हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम उसे गलत ठहरा दें, तो उसके चांसेस कितने हैं, 5% रिस्क। तो ये हो गया हमारा रिस्क लेवल। क्या, मैंने दोबारा बताती हूँ, इस चीज से अभी जो इसमें लिखा हुआ है उसे इग्नोर करो। मान लो आप 100 प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको पता है 100 में से 5 आपके डिफेक्टिव निकलेंगे निकलेंगे, तो रिस्क लेवल 5 प्रोडक्ट का हो गया। तो वो 5 क्या हो गया आपका, वो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की 5 आपके प्रोडक्ट 100 में से 5 खराब निकलने निकलने हैं। तो यहाँ पर अगर आपको डिफाइन करना हो, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या शो कर रहा है, इज दैट रिसर्चर इज विलिंग टू टेक एज मच एज 5% रिस्क। किस चीज का रिस्क, आगे जोड़ो इसे दूसरी लाइन से, 5% रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। हमने क्या कर दिया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जब ये क्या होगा, ट्रू। मान लो हम मानकर चल रहे हैं कि मेरे 100 में से 5 प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलेंगे, क्लियर, ये मैंने माना, लेकिन मेरे क्या हुआ, 5 ही निकले, तो भी हमने उसे क्या कर दिया, उस चीज को रिजेक्ट कर दिया, तो वो हो गया हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगला एक बार ये वाला पैरा भी पढ़ो, इन केस वी टेक द सिग्निफिकेंस लेवल at 5%, then this implies that the null hypothesis will be rejected when the sampling result has a less than 0.05 probability of occurring the null hypothesis is true। देखो, अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आया और हमारा जो रिजल्ट है 0.05 से हमारा जो रिजल्ट है वो कम आया, तो हमारा क्या होगा, जो हमने एजम्पशन मानी थी वो हमारी एजम्पशन ठीक है। लेकिन अगर जो हमारा रिजल्ट आया, रिसर्च हमने की, अपने टेस्ट लगाए, हमारा 5% से ज़्यादा आ गया, तो हम तो क्या लेकर चल रहे थे कि भाई मैं तो 5% तक रिस्क टॉलरेट कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा आ गई, तो जो हम एजम्पशन मानकर चल रहे थे वो क्या है, गलत है। क्लियर।
मतलब रिस्क लेने के चांसेस ही हमारे पास इतने हैं। इतना क्लियर हुआ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? ठीक है, अगर फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल के पूछ लेना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। डिसीजन रूल और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। डिसीजन कैसे लेंगे हम? एग्जाम्पल पढ़ो इसमें भी। इफ वी हैव टू टेस्ट 10 आइटम, 10 आइटम हमने टेस्ट करनी है पूरे लॉट में से, एंड प्लान आवर डिसीजन सेइंग दैट देयर आर नन और ओनली वन आइटम इज डिफेक्टिव। यहाँ पर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना हो गया? एक तरह से 1। हमने क्या मानकर चला नल हाइपोथेसिस? कि जो हमारी आइटम है 10 में से या तो 0 ही डिफेक्टिव निकलेगी, मतलब एक भी नहीं, या फिर बस एक ही डिफेक्टिव निकलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। ये हम मानकर चल रहे हैं। उसके बाद पढ़ो, देन वी विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। अगर हमारी 0 या एक ही डिफेक्टिव आता है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर हमारा एक से ज्यादा आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। और नल हाइपोथेसिस को जब रिजेक्ट करते हैं तो क्या एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्लियर हुआ इतना? क्या बोला? डिसीजन कैसे लेंगे? हम मानकर चल रहे हैं 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 10 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो हम मानकर चल रहे हैं या तो हमारा एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, या फिर हमारा 10 का 1% कितना होगा? 1। अगर मेरा प्रोडक्ट 10 में से 1 या 0 ही आता है तो मेरा नल हाइपोथेसिस, मेरी एजम्पशन तो ट्रू हो गई ना, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। पर मेरा अगर प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा मेरे डिफेक्टिव निकल आते हैं तो मेरी एजम्पशन तो फेल हो गई वहाँ पर। नल हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो कौन सा वाला एक्सेप्ट करना पड़ेगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब क्योंकि हमारा जितना मानकर हम चले वो ट्रू नहीं निकला, तो ऑब्वियस है उसके अपोजिट ही तो हमारा ट्रू होगा। नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो नल हाइपोथेसिस का अपोजिट क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट। लेकिन 0 और 1 नहीं आया तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर? आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एरर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। टाइप ऑफ एरर, दो तरह की एरर्स होती हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ये बॉक्स अच्छे से समझ लीजिए। ये डिसीजन रूल है। डिसीजन मैंने बता दिया कि नल हाइपोथेसिस ट्रू कब होगा और फॉल्स कब होगा। एजम्पशन के अंदर लेकर चले तो वो ट्रू होगा। देखो यहाँ पर क्या है? नल हाइपोथेसिस ट्रू। यहाँ हमने क्या लिया? नल हाइपोथेसिस फॉल्स है। यहाँ हमारा डिसीजन क्या है? एक्सेप्ट। ये क्या है? रिजेक्ट। देखिए नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसे हमने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। तो ये तो सही डिसीजन हो गया, करेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, रिजेक्ट कर दिया, ये भी हमारा करेक्ट डिसीजन है। ठीक है, दोनों करेक्ट है ना। फॉल्स है तो रिजेक्ट ही तो करेंगे, करेक्ट डिसीजन। ट्रू है तो एक्सेप्ट करेंगे, ये भी करेक्ट। अब गड़बड़ कहाँ आ रही है? नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन हमने उसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। हमने उसे क्या करना था? एक्सेप्ट करना था। ट्रू था तो एक्सेप्ट करना था, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो वो कौन सी एरर होगी? टाइप 1 एरर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। क्या आप लिखोगे अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि टाइप 1 एरर क्या होती है? आप लिखोगे when null hypothesis is true and we reject it, then this is called type 1 error. We denote it by alpha. Clear? कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और हम उसे रिजेक्ट कर दें तो वो कौन सी एरर होती है? टाइप 1 एरर। क्लियर? टाइप 1 एरर को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। टाइप 2 एरर की बात करते हैं। जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो, फॉल्स है लेकिन हमने उसे क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। फॉल्स होने के बाद भी हमने उसे एक्सेप्ट किया, तो वो एरर कौन सी हुई? टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को हम किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। क्लियर? कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, गलत होने के बाद भी हमने उसे क्या कर लिया? एक्सेप्ट। गलती तो हुई हमसे, तो ये कौन सी एरर हुई? टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को हम किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। क्लियर? आपसे एग्जाम में पूछा जाए टाइप 2 एरर क्या है, तो आप बोलोगे व्हेन नल हाइपोथेसिस is false and we accept it, then that is called type 2 error and we denote it by beta. एक एग्जाम में छोटा सा और क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पावर ऑफ टेस्ट? तो 1 माइनस बीटा इज पावर ऑफ टेस्ट, ये आप मेंशन कर देना। ठीक है,
अब एक और कंसेप्ट हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आता है, दैट इज टू टेल और वन टेल टेस्ट। ये हमारा क्या है? नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी स्टैट्स में, इट इज अ बेल शेप्ड कर्व। मंदिर की घंटी होती है ना, मंदिर की घंटी की तरह ये हमारा बना होता है। 50% ये जो हमारा है ना, ये यहाँ पर हमारा मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। ये वाला एरिया 50%, ये वाला एरिया भी 50% कवर करता है। ठीक है। अब टू टेल और वन टेल, दो टेल जा रही है ना, एक टेल यहाँ जा रही है और एक टेल यहाँ जा रही है। ये शेडेड एरिया है। ये लेवल ऑफ रिजेक्शन जो हम मानकर चल रहे थे ना, सिग्निफिकेंस लेवल कि 5% लिया तो इतना इतना है, ये लेवल ऑफ रिजेक्शन हो गया शेडेड एरिया। बाकी सारा एरिया जो हम एक्सेप्ट करेंगे रीजन। ठीक है। जब हम सिर्फ एक चीज कंपेयर कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी, मतलब एक साइड का एरिया चेक कर रहे हैं, तो वो कौन सा टेस्ट हो जाएगा? वन टेल टेस्ट। जब हम दोनों साइड के एरिया के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, दोनों एरियाज आ गए, देन दैट इज टू टेल टेस्ट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस क्या है? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है? नल हाइपोथेसिस को स्टेट करना होता है, मतलब एजम्पशन मानकर चलनी होती है। एच नोट हम क्या लेकर चल रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना, ए मेथड इज गुड एज बी, तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? ए इज इक्वल टू बी। क्लियर? फिर उसके बाद सेकंड है स्टेट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमने कर दिया, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को स्टेट करने के बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसका अपोजिट ही होगा, मतलब ए या तो बी से बड़ा होगा या फिर बी ए से बड़ा होगा। ठीक है। आइदर ए इज बेटर देन बी और बी इज बेटर देन ए। सेकंड स्टेटमेंट भी हो गई। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस लेवल स्टेट करना है। मैंने आपको बताया अभी सिग्निफिकेंस लेवल कितना रिस्क हम ले सकते हैं। आइदर वी हैव टू टेक 5% रिस्क और 1% रिस्क। क्लियर इतना? नेक्स्ट स्टेप क्या है? कलेक्ट डाटा। अब हमने अपना हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट बना ली है। उसके बाद हमने क्या है? डाटा कलेक्ट करना है। तो डाटा जहाँ जहाँ से हम सोर्सेज हैं, जो भी प्राइमरी सेकेंडरी, वहाँ से हमने अपना डाटा कलेक्ट कर लेना है। डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर हमने क्या करना है? टेस्ट लगाने हैं, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। ये टेस्ट ना आप को मैं फोर्थ यूनिट में कवर कराऊंगी कि जेड टेस्ट क्या बताता है, एफ टेस्ट क्या बताता है, टी टेस्ट क्या बता रहा है, काई स्क्वायर टेस्ट। ये सारे टेस्ट यूज होते हैं हमारे नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है? एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन देखना है कि एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा है, रिजेक्शन रीजन करना है। फिर उसके बाद फिफ्थ और सिक्स स्टेप के बेस पर हमने अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है अबाउट नल हाइपोथेसिस, कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्लियर? ये था हमारा पूरे का पूरा कंसेप्ट रिलेटेड टू हाइपोथेसिस। एक एक चीज ढंग से समझना, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, अपना क्वेश्चन नोट कर लेना और मुझसे पूछ लेना। अपने पास क्वेश्चन बनाकर मत रखना और लास्ट में मत पूछना, साथ के साथ पूछ लेना। इसके साथ ही ये टॉपिक और ये क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।